नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल साहित्य सोपान हिंदी में। आज की वीडियो में हम आरोह भाग के अध्याय 5 को सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम इस कहानी का सार जान लेते हैं। यह कहानी एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण बालक मोहन की है, जो पढ़ाई में बहुत होनहार होता है, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे अपने रिश्तेदारों के घर रहना पड़ता है, जहां उससे नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है। बाद में वह एक लोहार की दुकान पर काम करते हुए अपनी छिपी हुई प्रतिभा का परिचय देता है। जब वह तपते हुए लोहे को बड़ी कुशलता से सही आकार देता है, तब सभी उसकी कला देखकर हैरान रह जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा किसी जाति या ऊंच नीच की मोहताज नहीं होती। मेहनत, आत्मसम्मान और हुनर ही इंसान की असली पहचान है। इस वीडियो में हम लेखक परिचय, कथा सार, प्रमुख पात्र, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण कथन, कठिन शब्दार्थ, भाषा शैली और कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह वीडियो एस्टेट, DSSB, KVS, NVS, PGT, हिंदी जैसे प्रतियोगी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेखक का नाम है शेखर जोशी। इनका जन्म 10 सितंबर 1932 को ओलिया गांव, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हुआ। इनकी मृत्यु 4 अक्टूबर 2022 में गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई। साहित्यिक आंदोलन। ये हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख और प्रख्यात कथाकार थे। लेखन की मुख्य विशेषता। इनकी कहानियों में मुख्य रूप से पहाड़ी जीवन का यथार्थ, समाज का मजदूर और शिल्पकार वर्ग तथा औद्योगिक जीवन के संघर्षों का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। सबसे प्रसिद्ध कहानी। इनकी कहानी कोसी का घटवार हिंदी साहित्य की कालजयी कहानियों में गिनी जाती है। इसके अलावा ताजू कहानी पर बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनाई गई है। प्रमुख कहानी संग्रह। कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, निरंगे बीमार है, आशीर्वाद। सम्मान और पुरस्कार। इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और प्रसिद्ध पहल सम्मान से नवाजा गया था। पाठ का प्रतिपाद। विधा है कहानी। मूल विषय है जातिगत भेदभाव, समाज में व्यापक वर्ग भेद, ग्रामीण शिक्षा की बदहाली और शिल्पकार समाज का संघर्ष। अब इसका शीर्षक गलता लोहार क्यों है। लोहार यहाँ पर दो चीजों का प्रतीक है। एक तो लोहार जाति का यानी शिल्पकार का, और दूसरा जातिगत अहंकार, रूढ़िवादिता का। जैसे भट्टे में तपने के बाद लोहा पिघल जाता है और उसे नया आकार दिया जा सकता है, वैसे ही कहानी के अंत में ऊंची जाति का ब्राह्मण लड़का, जिसका नाम मोहन है, समाज के खोखले जातिगत गौरव को भुलाकर शिल्पकार सखा के साथ काम करने बैठ जाता है। इसलिए शीर्षक गलता लोहार अत्यंत सटीक और सार्थक है। केंद्रीय संदेश। यह पाठ संदेश देता है कि हुनर और मेहनत किसी जाति की भपोती नहीं होते। जातिगत श्रेष्ठता का घमंड खोखला है और वास्तविक सम्मान व्यक्ति के कर्म और उसकी कला को मिलना चाहिए। मुख्य पात्र। पहला पात्र है मोहन। कहानी का मुख्य नायक है एक अत्यंत बुद्धिमान, मेधावी और होनहार ब्राह्मण लड़का। परिस्थितियों के अनुसार उसका जीवन संघर्ष में हो जाता है और अंत में वह जातिगत बंधनों को तोड़ देता है। अगला पात्र है धनराम। मोहन का बचपन का दोस्त। वह लोहार जाति का एक साधारण, मंदबुद्धि और सहजा हुआ लड़का है, जो अपने पिता के बाद लोहार का काम संभालता है। तीसरा पात्र है वंशीधर तिवारी। मोहन के वृद्ध पिता। वे गांव के एक सीधे साधे पुरोहित हैं, जो केवल यजमानी करके अपना घर चलाते हैं। वे मोहन को एक बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं। अगला पात्र है मास्टर त्रिलोक सिंह। गांव के स्कूल के कड़क और सख्त अध्यापक, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ लाठी और बैत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वे मोहन को बहुत प्यार करते थे और उसे अपने बेटे जैसा मानते थे। अगला पात्र है रमेश। वंशीधर तिवारी का एक दूर का रिश्तेदार, जो लखनऊ में रहता है। वह मोहन को पढ़ाने के बहाने लखनऊ ले जाता है, लेकिन उसे घर का नौकर बना देता है। अगला पात्र है गंगाराम। गंगाराम धनराम के पिता, जो एक कुशल लोहार थे। वे धनराम को मार पीट कर अपना काम सिखाते हैं। अब विस्तृत पाठ का सार और घटनाएं। पहली घटना है खेतों की ओर हैंसिये की धार।
कहानी की शुरुआत में मोहन अपने घर से निकलता है। उसके बूढ़े पिता वंशीधर तिवारी अब बीमार रहते हैं और उनसे यजमानी का काम नहीं होता। मोहन अपने पिता का हाथ बटाने के लिए खेतों में उगी झाड़ियों को काटने के उद्देश्य से निकलता है। रास्ते में वह देखता है कि उसकी भैंसे यानी कि दराती की धार कुंद हो गई है। वह धार तेज करवाने के लिए अपने बचपन के दोस्त धनराम लोहार के दुकान पर जाता है। अगली घटना है बचपन की यादें और स्कूल का माहौल। धनराम के यहाँ हैसे पर धार लगाते देख दोनों दोस्त बचपन की यादों में खो जाते हैं। वे अपने मास्टर त्रिलोचक सिंह को याद करते हैं। मास्टर जी का एक नियम था कि जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है उसे वे खुद अपने लिए डंडा लाने को कहते थे। अगली घटना है तेरह का पहाड़ा और धनराम का डर। धनराम बचपन में पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसे तेरह का पहाड़ा कभी याद नहीं होता था। मास्टर जी ने उस पर व्यंग्य करते हुए एक प्रसिद्ध बात कही थी। धनराम के पिता गंगाराम भी उसे मारते थे और सान लगाना व हथौड़ा चलाना सिखाते थे। गंगाराम की अचानक मृत्यु के बाद धनराम ने सहज रूप से अपनी विरासत संभाल ली। मोहन की मेधा और मास्टर की भविष्यवाणी। इसके विपरीत मोहन एक कुशाग्र बुद्धि लड़का था। वह पूरे स्कूल में सबसे होनहार था, इसलिए मास्टर त्रिलोचक सिंह ने उसे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। मास्टर जी हमेशा कहते थे कि एक दिन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम रोशन करेगा। पुरोहित का लड़का होने के कारण गांव के लोग भी उससे बड़ी उम्मीदें रखते थे। शहर का यथार्थ और पढ़ाई का अंत। गांव के स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए नदी पार करके दूसरे गांव जाना पड़ता था। एक बार बाढ़ के कारण मोहन डूबते डूबते बचा, जिससे पिता डर गए। इसी बीच लखनऊ से उनका एक संपन्न रिश्तेदार रमेश गांव आया। उसने वंशीधर से कहा कि वह मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाएगा और वहां बड़े स्कूल में पढ़ाएगा, जिससे मोहन का भविष्य सुधरेगा। गांव का विदाई दृश्य। विदा के दिन पूरा गांव मोहन को छोड़ने आया। पिता वंशीधर की आंखें नम थी, लेकिन वे अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के सपने देख रहे थे। मोहन भी भावुक था, पर भीतर ही भीतर वह सोच रहा था कि अब उसे बड़े शहर में पढ़ने का मौका मिलेगा और वह कुछ बड़ा बनेगा। मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाएगा और वहां बड़े स्कूल में पढ़ाएगा। पिता ने खुशी खुशी मोहन को भेज दिया। लेकिन लखनऊ जाकर रमेश के परिवार ने मोहन को छात्र नहीं बल्कि घर का घरेलू नौकर बना लिया। दिन भर बाजार का काम, घर के बर्तन मांजने के कारण उसकी प्रतिभा दब गई। उसे एक साधारण तकनीकी स्कूल में डाल दिया गया, जहां से निकलकर वह कारखानों के चक्कर काटने लगा। अगली घटना है वर्तमान में धनराम की दुकान पर बैठा मोहन यह सब सोच रहा था। धनराम एक मोटी लोहे की छड़ को गर्म करके उसे मोड़कर गोल घेरा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोहा उसे ही आकार नहीं ले पा रहा था। अचानक मोहन अपनी जगह से उठा और उसने धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर अत्यंत नपे तुले अंदाज में लोहे पर चोट की और बड़ी कुशलता से उस लोहे को एक सटील गोल घेरा बना दिया। जातिगत गौरव का अंत। धनराम यह देखकर हैरान रह गया कि एक ऊंची जाति का ब्राह्मण लड़का, जिसके लिए लोहार की दुकान पर बैठना भी पाप माना जाता था, न सिर्फ उसकी दुकान पर बैठा बल्कि अपने लोहार का काम भी इतने सलीके से किया। मोहन के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जहां कोई जातिगत घमंड नहीं था। मोहन की आंखों में मास्टर जी की भविष्यवाणी। इसके विपरीत मोहन एक कुशाग्र बुद्धि का लड़का था। वह पूरे स्कूल में सबसे होनहार था, इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह, और यहाँ पे त्रिलोचक गलत है, त्रिलोक सिंह ने उसे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। मास्टर जी हमेशा कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उसका नाम रोशन करेगा। पुरोहित का लड़का होने के कारण गांव के लोग भी उससे बड़ी उम्मीदें रखते थे। अब चलते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कथनों पर। पहला कथन है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। वक्ता है मास्टर त्रिलोक सिंह, श्रोता है धनराम लोहार। जब धनराम को तेरह का पहाड़ा याद नहीं होता, तब मास्टर जी उसकी जाति पर कटाक्ष करते हुए यह तीखा व्यंग्य करते हैं। अगला कथन है, यह पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि बालक था, जिसे मास्टर त्रिलोक सिंह ने पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। यह संदर्भ है मोहन के बचपन की प्रतिभा को दर्शाता लेखकीय कथन। अगला कथन है, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। दोस्तों, ये जो पंक्ति है वो नमक का दरोगा की पंक्ति है, तो इसे आप ये इस वाले चैप्टर समझने की गलती मत करना।
अगला कथन है, मोहन की आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न कोई स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हीन भावना। यह कहानी की अंतिम पंक्ति, जो मोहन द्वारा जातिगत बंधनों को तोड़कर कला को अपनाने के क्षण को दर्शाती है। भाषा शैली और व्याकरण। भाषा सरल, सजीव और व्यवहारिक खड़ी बोली हिंदी। इसमें स्थानीय, पहाड़ी और आंचलिक शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। शब्दावली तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव और उर्दू शब्दों का संतुलित मिश्रण है, जैसे यजमानी, कुशाल बुद्धि, मॉनिटर, सचिवालय, शिल्पकार, शिल्पकार, सान, भट्टी और धोकनी। कठिन शब्द है सान लगाना, यानी कि धार तेज करने का पत्थर या पहिया। धोकनी भट्टी में हवा फूकने का साधन। यजमानी पूजा पाठ करने का धार्मिक पेशा। कुशार बुद्धि अत्यंत अत्यंत तीव्र बुद्धि वाला। मर्मातक दिल को छूने वाला या गहरा दुख पहुंचाने वाला। प्रतिद्वंदी मुकाबला करने वाला। अब चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन है, गलता लोहा कहानी के लेखक शेखर जोशी हिंदी साहित्य के किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका उत्तर है नई कहानी आंदोलन। अगला प्रश्न है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? गलता लोहा कहानी में यह प्रसिद्ध कथन किसका है? मास्टर त्रिलोचक सिंह का। मोहन की पढ़ाई का अंत किस शहर में जाकर एक घरेलू नौकर के रूप में हुआ? लखनऊ। धनराम बचपन में किस संख्या का पहाड़ा याद करने में असमर्थ रहा था, जिसके कारण से डांट पड़ी थी? 13 का पहाड़ा। तो दोस्तों, आज हमने आरोह भाग 1 का 5वां अध्याय पूरे विस्तार से समझा। मुझे उम्मीद है कि अब यह अध्याय आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और परीक्षा में इससे जुड़ा एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हिंदी साहित्य के बेहतरीन नोट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल साहित्य सोपान हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हाँ, इस अध्याय से जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।